नमस्कार साथियों। मेरा नाम है रोहित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द बुद्धा क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सभी की वैकेंसी समय समय पर निकलती रहती हैं। और आप जानते भी हैं कि जो लोग तैयारी करते हैं सिलेक्शन उन्हीं का होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कभी 2 महीने पहले तैयारी करने लगते हैं तो उनका भी कभी कभी सिलेक्शन हो जाता है। जो टॉपिक हमारा चल रहा था, जो मैं पढ़ा रहा था पिछली क्लास में, मैंने कराया था कि सब्जेक्ट हमारा इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के नदी बेसिन। इस भारत के नदी बेसिन के अंतर्गत मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर कराई कि कौन कौन सी चीज़ें हैं नदी बेसिन के अंतर्गत। चलिए, तो नदी बेसिन के अंतर्गत मैंने अब तक जो चीज़ें कराई हैं क्या क्या चीज़ें कराई हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। भारत की नदी बेसिन और इसके अंतर्गत भारत के प्रमुख नदी बेसिनों के बारे में मैंने बात करी थी कि कौन कौन से नदी बेसिन हैं। इसके साथ साथ भारत का नदी तंत्र 3 प्रकार का है। ये वैसे तो 2 प्रकार का मुख्यतः, लेकिन इसके अंतर्गत जो देखा जाए कि प्रायद्वीप नदी तंत्र और हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत जो नदियाँ आती हैं, उनमें से हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत अंतर्गत 3 प्रमुख नदी तंत्र आते हैं, जिनमें से गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। ये 3 नदी तंत्र थे। इनमें से सिंधु नदी तंत्र हम अभी कर रहे हैं, और सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत मैंने सिंधु नदी के बारे में बताया। सिंधु नदी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका अपवाह क्षेत्र कितना है, कितने किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। इसकी कुछ प्रमुख मैंने सहायक नदियाँ बताई कि कौन कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और इसी के साथ साथ झेलम नदी, जो इसके बाएं तट से मिलने वाली पहली नदी होती है। झेलम के साथ साथ हमने चिनाब को देखा। चिनाब के साथ साथ कल हमने रावी नदी के विषय में बात करी थी। रावी नदी जो एक सिंधु की प्रमुख एक सहायक नदी है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा व्यास नदी। ठीक है, आइए जानते हैं व्यास नदी के बारे में कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ, और इसी के साथ साथ ये नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर अपना जल गिरा देती है। ठीक है, आप जानते ही हैं कि रावी व्यास नदी के बारे में पहले मैं आपको इसका नाम बताऊंगा कि प्राचीन काल में इसे किस नाम से जाता था, और वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में क्यों ये इतनी ऐतिहासिक नदी है, जो प्राचीन काल में इसका महत्वपूर्ण महत्व था, और इसी के साथ साथ क्या हुआ था इस नदी के तट पर। और उस समय यानी लगभग अगर हम 326 BC की बात करें तो उस समय एक पर्सनैलिटी यानी एक पर्सन भारत आया, और भारत आने के बाद वो यहाँ पर रुका कुछ समय के लिए, 19 महीने यहाँ रहा, और इस नदी को पार नहीं कर पाया था, यहाँ से वापस लौट गया। तो आपको पता होगा वो कौन है, आप सभी जानते होंगे। चलिए जानते हैं इससे व्यास नदी के बारे में कि व्यास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है और इसे प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए। ठीक है, व्यास नदी के बारे में बात करें कि व्यास नदी और व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम की बात करें कि इसका प्राचीन काल में नाम क्या था, तो आप देखेंगे, आप बताएंगे जो इसका प्राचीन नाम था। ऋग्वेदिक काल में इस नदी को, व्यास नदी को, विपाशा नदी के नाम से भी जानते थे। इसके नाम से विपाशा या अर्गी नदी के नाम से इसे जानते थे। तो प्राचीन काल में इसे विपाशा या अर्गी नदी के नाम से जाना जाता था। तो इसके दो नाम थे प्राचीन काल में, एक विपाशा नदी और एक अर्गी नदी। ऐतिहासिकता देख लेते हैं कि इसकी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, क्यों इसका ऐतिहासिकता की बात करें तो ऐतिहासिकता क्यों इसकी महत्वपूर्ण है, इतिहास से क्या संबंध है इसका, इतिहास से क्या संबंध है, ऐतिहासिक क्यों है ये, क्यों है ये ऐतिहासिक नदी, ये ऐतिहासिक नदी कौन सी क्यों है, ये ऐतिहासिक नदी क्यों है ये। देखिए, आपको पता है कि जब भारत में मगध साम्राज्य चल रहा था, क्या चल रहा था, मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य पर एक वंश था जिसे कहते हैं हम नंद वंश। मगध साम्राज्य पर नंद वंश था, और नंद वंश का जो शासक था, अंतिम शासक, इसका नाम था घनानंद। घनानंद
इस वंश का अंतिम शासक था? हुआ क्या कि मकदूनिया प्रांत का एक शासक था जिसका नाम आप सभी जानते हैं, सिकंदर महान के नाम से उसे जाना जाता है। कि मकदूनिया प्रांत का एक शासक था जिसका नाम था सिकंदर, और सिकंदर ने विश्व विजय का सपना देखा और विश्व विजय का सपना लेकर के पूरे विश्व को रौंद डाला, पूरे विश्व को जीत पाया। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा बच गया जिसको ये जीत नहीं पाया। उसमें से भारत वाला जो क्षेत्र था, ये व्यास नदी तक तो आ गया था, व्यास, क्योंकि व्यास नदी तक आ गया और व्यास नदी को पार ही नहीं कर पाया था। लेकिन उससे पहले इसे सिंधु नदी को पार किया, सिंधु, फिर झेलम के पास गया, झेलम नदी को पार किया, क्योंकि वहाँ का सबसे पहले देखिए, यहाँ तो बाद में आता है, उससे पहले तक्षशिला जाता है। तक्षशिला का एक शासक था राजा अम्बी, राजा अम्बी को पराजित किया। मैंने एक कहानी बताई थी भी आपके, जब मैंने झेलम नदी पढ़ाया था, कि झेलम नदी जिसे हाइड स्पीच का युद्ध हुआ था उसमें, और इस नदी के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, कि किस तरीके से युद्ध हुआ, किस युद्ध में कौन जीता था। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये जो था आपके, तो झेलम नदी को इसने पार किया। झेलम नदी को पार करने के बाद ये सीधा ब्यास नदी की तरफ बढ़ा और ब्यास नदी पर आकर के रुक गया। इसकी सेना ने इसका साथ नहीं दिया, क्योंकि घनानंद नंद वंशों के शासकों के बारे में इसकी सेना ने सुन रखा था कि कितने क्रूर और कितने महान शासक हैं। इसलिए इसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। जब इसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, तो उसके बाद सिकंदर ने यहाँ पर एक वाक्य बोला था कि विश्व विजेता सिकंदर जो पूरी दुनिया से जीत गया, अपनी सेना से आज हार गया है, क्योंकि सेना ने साथ देने से मना कर दिया था। और यहीं से ये अपनी सेना को वापस ले गया, और यहाँ से, यानी जो आपके विपाशा नदी है, यानी व्यास नदी है, व्यास नदी के तट से ही ये अपनी सेना को वापस ले गया और वापस फिर कभी इधर नहीं आया, क्योंकि रास्ते में जाते समय इसे कुछ जनजातियों का सामना करना पड़ा और उनसे लड़ाई करते समय ये घायल हो गया, और बेबीलोन में जाकर के 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? सिकंदर की। चलिए आइए जानते हैं इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम मीन्स स्रोत, ठीक है। उद्गम यानी कहाँ से निकलती है ये, उद्गम या आपके स्रोत कहें, दोनों एक ही हैं, स्रोत या उद्गम, ठीक है। तो व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आप क्या कहोगे जी, व्यास नदी का उद्गम होता है कहाँ से? रोहतांग दर्रे से। कहाँ से होता है जी? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे के पास पास में ही एक झील पड़ती है जिसे बोलते हैं, ठीक है, व्यास कुंड। इसे बोलते हैं व्यास कुंड, ठीक है, व्यास कुंड। तो रोहतांग दर्रे के पास में एक कुंड पड़ता है जिसे व्यास कुंड कहते हैं। यह व्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है जी? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और यहीं से निकलती है आपके व्यास नदी, और व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और यहाँ से निकलने के बाद जो इसकी लंबाई है, उस लंबाई की अगर हम बात करें कि कितनी इसकी लंबाई है, तो आप याद रखना लंबाई कितनी है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? इस नदी की जो लंबाई है वो लंबाई हो जाएगी आपके कितना? 475 किलोमीटर के आसपास इसकी नदी की लंबाई हो जाएगी आपकी, ठीक है। 475 या 465 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। तो लंबाई की बात करें, मैं पूरा एग्जैक्ट लिख देता हूँ कि कितना होगी इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगी? 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। 465 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है, और याद रख लेना कितना है जी? 465 किलोमीटर। अब आइए जानते हैं इसकी कुल अपवाह क्षेत्र के बारे में, कि यह नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ से होती हुई ये चली जाती है, कि किस क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। तो याद रखना कि ये नदी कहाँ से निकलती है। तो ये नदी जी देखिए, मैंने बताया था कि जब ये व्यास कुंड से निकलती है, तो व्यास कुंड से निकलने के बाद ये हिमाचल प्रदेश के दो जिले हैं जिसे बोलते हैं कुल्लू और मनाली, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ अपवाह क्षेत्र, वाह क्षेत्र। यह नदी हिमाचल प्रदेश के दो जिले कौन कौन से हैं? कुल्लू और मनाली। कौन कौन से हैं जी? कुल्लू, मनाली। कुल्लू, मनाली। हिमाचल प्रदेश के दो जिलों कुल्लू मनाली से होकर के अपना जल प्रवाहित करती है। इसी के साथ साथ ये धौलाधार श्रेणी में प्रवेश करती है। कहाँ करती है जी? धौलाधार श्रेणी में प्रवेश, ठीक है। इसी के साथ साथ ये धौलाधार श्रेणी में भी प्रवेश करती है,
और धौलधार श्रेणी में प्रवेश करने के बाद ये आगे बढ़ती है। ठीक है, धौलधार श्रेणी, मैंने बताया था कि धौलधार श्रेणी का जो विस्तार है वो हिमालय पर, वो आपके नेपाल में भी पड़ता है, और इसी के साथ साथ इसका जो विस्तार है वो कहाँ पे पड़ता है, वो पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। तो इसके साथ साथ ये धौलधार श्रेणी में प्रवेश करती है, और इसके बाद ये नदी यहाँ से निकल के पंजाब के कपूरथला, कहाँ जी, पंजाब के कपूरथला, पंजाब के कपूरथला, पंजाब के कपूरथला से होती हुई ये पंजाब में ही एक स्थान पड़ता है जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं हरी के बैराज। ठीक है, तो पंजाब में हरी के बैराज के पास, हरी के बैराज के पास, बैराज के पास, ठीक है, सतलज में जाकर के मिल जाती है, सतलुज में मिल जाती है। अब आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि जो हरी के बैराज है, हरी के बैराज किस नदी के तट संगम पर बना हुआ है, तो आपको क्या बताना है कि व्यास नदी और सतलुज नदी जहाँ पर मिलती हैं उस मिलन स्थान पर एक बांध बना हुआ है जिसे हरी के बैराज कहा जाता है। अब हरी के बैराज ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, देखिए, ये हरी के बैराज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एक नहर निकाली गई है, हरी के बैराज से एक नहर निकाली गई है। उस नहर को आप जानते हैं, क्या नाम था इसका, इंदिरा गांधी नहर। इस नहर को आप जानते हैं इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर के नाम से आप सभी जानते हैं इस नहर को। और इसकी लंबाई की बात करें तो 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये भारत की सबसे बड़ी नहर है, भारत की सबसे बड़ी नहर, सबसे बड़ी नहर है ये भारत की, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, सबसे बड़ी नहर, भारत की सबसे बड़ी नहर है, और ये दो राज्यों को अपना जल प्रदान करती है, एक का नाम है पंजाब और दूसरे का नाम है राजस्थान। ठीक है, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि हरी के बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है, तो आप क्या बताओगे, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है और कृत्रिम नहर है। इसको निकाला गया है, 649 किलोमीटर की लंबाई है, और ये दो राज्यों को अपना जल अपवाहित करती है। ठीक है, चलिए आप व्यास नदी उतार लीजिए, उसके बाद मैं आगे कराऊंगा। ठीक है, चलिए इसको व्यास नदी को कर लीजिए आप इतने। चलिए आगे चलें, यहाँ तक तो हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारा तो व्यास नदी, एक बार फिर से देख लेना। चलिए आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो व्यास नदी आज हो गया, झेलम, चिनाब। अब हमारा नदी जो बची है वो सतलज नदी बची है, एक एक नदी को हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।